चलिए तो आज के ऑनलाइन लैब क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मालूम ही है आप लोगों को कि हमने पिछले क्लास में इकोनॉमिक्स के इकाई 2 का अधिकांश पॉइंट पढ़ा दिए हैं। आज लास्ट होगा, 1-2 पॉइंट बचा हुआ है जिसको अभी हम पढ़ाएंगे और आज का पॉइंट शायद होगा प्रमुख स्मरणीय तत्व। शायद सभी पुराने जो छात्र होंगे उसको मालूम होगा कि हम इसके अंतर्गत क्या लिखाते हैं। इसके अंतर्गत हम चैप्टर के जितने भी प्रमुख ऑब्जेक्टिव होता है उसको लिखाते हैं और यह छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि इसका महत्व 2 दृष्टि से है। एक तो आपको 50% जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बोर्ड में उस दृष्टि से, दूसरा कंपटीशन की दृष्टि से। इसलिए इसको लिखिए भी सब ठीक से और रखिएगा भी इसको संभाल कर। तो 1 नंबर में लिखिए इसका प्रमुख प्रश्न तत्व। रेगनर नट्स ने गरीबी के कुचक्र की धारणा प्रस्तुत किए थे और उसने बताए थे कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। मेरे भाई इसको लिख लिए होंगे। इसका कहना था कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, बिल्कुल सही बात है। इसका मानना था कि जब गरीब लोग रहते हैं तो उसका आय भी कम होता है, सोच भी निम्न रहता है और फिर उससे लाभ भी निम्न निकलता है, अतः वह गरीब ही रह जाता है। अगला पॉइंट है आपका, अर्थात अगला नंबर है 2 नंबर में। पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति है। पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार है। तीसरा में लिखिए, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। मेरे भाई यहां पर एक बार रोकेंगे आप लोग को, और आपने सुने होंगे कि मार्च क्लोजिंग। मेरे भाई यही है मार्च क्लोजिंग का मतलब, आज समझ लीजिए। इसका मतलब हुआ कि 1 अप्रैल से सब नया काम शुरू होगा, नए ढंग से वित्तीय व्यवस्था शुरू होगी। अतः उससे पहले जो शुरू हुआ था पिछले साल, उन सब कार्य को देखा जाता है, क्लोज किया जाता है कि कहाँ कितना हुआ नहीं हुआ, फिर नए सिरे से उसको शुरू किया जाता है। इसलिए कहते हैं मार्च क्लोजिंग चल रहा था। तो मार्च में टोटल 1 साल में जो भी योजना चलाया गया था उससे क्या लाभ हुआ, कितना खर्च हुआ, सारा चीज को 31 मार्च से पहले पूरा कर लिया जाता है। फिर 1 अप्रैल उसको नया सिरा से शुरू किया जाता है। तो वही वित्तीय वर्ष समझ गया। अब चौथा लिखिए, बिहार की, चौथा में लिखिएगा, चौथा में लिखिए, बिहार की 41.4, बिहार की 41.4% आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करती है। गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करती है। ये चौथा नंबर हो गया। और 5वां नंबर में है मेरे भाई ईडीआई का पूरा नाम, ईडीआई का पूरा नाम। तो हम ईडीआई का एक बार पूरा नाम लिख देते हैं। E4 होता है मेरे भाई इकोनॉमिक,
इकोनॉमिक, और D4 होता है डेवलपमेंट, और I4 होता है इंडेक्स। अर्थात आर्थिक विकास सूचकांक होता है इसका हिंदी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इंडेक्स। और अब हम लोग छठा नंबर की ओर जाते हैं। NSS का पूरा नाम, इसको हम लोग जानेंगे। इसका भी पूरा नाम देख लीजिए। N फॉर होता है नेशनल, फिर ये जो पहला वाला एस है इसका होता है सैंपल। सैंपल समझते हैं क्या होता है मेरे भाई? खाली हम लिख देते हैं सैंपल। सैंपल क्या होता है जानते हैं? कहते हैं ये सैंपल है, अर्थात किसी का नमूना भी कहते हैं, नमूना। उसका शुद्ध हिंदी होता है प्रतिदर्श, शुद्ध हिंदी होता है इसका प्रतिदर्श, प्रतिदर्श। और फिर ये दूसरा जो एस है इसका होता है सर्वे। सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण करना, SURVEY, सर्वे। सर्वे का मतलब हो गया आपको सर्वेक्षण। और नेशनल का यहाँ पर राष्ट्रीय हो जाता है। तो इस तरह से हो गया है NSS। O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ORGANISATION। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। तो इस तरह से NSSO का मतलब हुआ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से इकाई 2 का जो प्रमुख ऑब्जेक्टिव था उसको हमने लिखने का प्रयास किए हैं। और अब हम एक्सरसाइज की ओर जाते हैं। मेरे भाई एक्सरसाइज की ओर जब जाते हैं तो ये देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका उत्तर आपके बुक में लास्ट में जो है वो दिया हुआ ही है, इसलिए ऑब्जेक्टिव को देखने का शायद जरूरत हमें नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि कोई ऐसे क्वेश्चन है जो हमने जो पढ़ाए हैं वो आपके एक्सरसाइज से टैली नहीं करता है। अगर जो टैली नहीं करता होगा तो उसको हम पुनः लिखाएंगे। देख लेते हैं एक बार। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में है ऐसे आप क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? प्रति व्यक्ति आय क्या है? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किन के द्वारा की गई थी? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है? राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। आय का गरीबी के साथ संबंध। और दीर्घ उत्तरीय में है कि सुविधा प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किन उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। और दूसरा नंबर में राष्ट्रीय आय का परिभाषा दें, इसकी गणना की प्रमुख विधियों कौन कौन सी है। तीसरा में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर। चौथा में है राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह लाभप्रद है। पांचवा विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। छठा में है क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है, वर्णन करें। तो मेरे हिसाब से तो कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो हमने जो पढ़ाए हैं उससे टैली नहीं करता है। अगर आप भी देख लीजिए कि कोई अगर ऐसा इसमें क्वेश्चन बचा हो, दिक्कत हो कि आपसे नहीं बन रहा है तो पूछिए। चलिए, तो आपका मौन ये दर्शा रहा है कि आपको इस चैप्टर में अब कोई दिक्कत
नहीं है। अब हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। मेरे भाई अगला चैप्टर जो इकाई 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम पहले लिख लीजिए। चैप्टर का नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। ये चैप्टर का नाम है, और शायद आप लोग को मालूम ही है कि किसी भी चैप्टर का सारांश उसके नाम में रहता है। अगर हम इन तीनों को समझ जाते हैं तो इस चैप्टर को समझने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले मुद्रा है। मुद्रा का नाम सुने होंगे। मुद्रा क्या होती है उसका नाम सुने होंगे आपने, और आज इसको पूरी तरह से हम स्पष्ट कर देंगे कि आखिर ये क्या है। एक बार सुनिए, मुद्रा। मुद्रा उस वस्तु को कहा जाता है जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो और उससे देन लेन का काम, क्रय विक्रय का काम किया जाता है, उसी वस्तु को मुद्रा कहा जाता है। और मुद्रा को हमारे देश में रुपया कहा जाता है, अर्थात विश्व के सभी देश मुद्रा को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे अमेरिका में डॉलर कहते हैं, इस तरह से सभी देश अलग अलग नाम से इसको पुकारते हैं। भारत में इसको रुपया कहा जाता है। तो शायद मुद्रा आपने समझ गए कि उस वस्तु को मुद्रा कहा जाता है जो सर्वमान्य हो, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो और उससे विनिमय का कार्य किया जाता हो, उसे मुद्रा कहा जाता है। मुद्रा को समझ गए। अब बचत समझ लीजिए। बचत तो बिल्कुल इजी है कि आपने जो कमाते हैं और उसमें से जो खर्च हो जाता है और खर्च होने के बाद जो शेष रहता है वही आपका बचत है। अर्थात दूसरी भाषा में कहे, आपका आय का वह भाग बचत कहलाता है जिसको आप खर्च नहीं करते हैं, बचाकर रखते हैं। तो इस चैप्टर में बचत भी पढ़ना है। उसके बाद साख, ये थोड़ा नया शब्द है। साख का मतलब होता है व्यक्ति में उधारी लौटाने की क्षमता से। व्यक्ति में जो उधारी लौटाने की क्षमता, शक्ति रहती है, उसी को साख कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी व्यक्ति का साख मार्केट में कैसे बनता है, अर्थात उसके जो उधारी लौटाने की जो क्षमता है उस पर लोग कैसे विश्वास करेगा। आप देखिएगा, ये शब्द का प्रयोग हम लोग या बिजनेसमैन करते हैं, कहते हैं कि इसका साख खराब है, अर्थात वह उधारी लौटाने की जो क्षमता है इसमें वो खराब हो चुकी है, अतः उस व्यक्ति को कहीं उधारी नहीं मिलती है। और जिसका साख अच्छा रहता है, अर्थात उधारी लौटाने की जो क्षमता है उस पर लोगों का विश्वास हो गया है, तो उसको उधारी कहीं पर भी मिल जाता है। यही है तीनों चीज जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। मुद्रा, बचत, साख, तीनों के विषय में बहुत ही ज्ञानवर्धक ये चैप्टर है। अब शायद मालूम ही है आप लोगों को कि हमने जब कोई भी चैप्टर शुरुआत करते हैं तो उसमें जितनी भी चीज पर पढ़ना होता है उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत एक जगह इकट्ठा करते हैं। तो इस चैप्टर का भी शुरू करें हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट। आप लोग शांत रहिए प्लीज। एक नंबर में मुद्रा का परिभाषा परिचय। दूसरा नंबर में मुद्रा के कार्य।
और तीसरा नंबर में मुद्रा का विकास। और पांचवा नंबर में है मुद्रा से होने वाला लाभ, सॉरी मिस। चौथा नंबर में है मुद्रा का आर्थिक महत्व। पांचवा नंबर में है मुद्रा से, पांचवा नंबर में है मुद्रा से होने वाला लाभ। और छठा नंबर में है विनिमय का स्वरूप। और सातवां नंबर में है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। और आठवां नंबर में है विश्व के कुछ देशों की मुद्राएं। विश्व के कुछ देशों की मुद्राएं। और 9 नंबर में है बचत का परिभाषा परिचय। परिभाषा परिचय। और 10 नंबर में है बचत के प्रकार। ग्यारह नंबर में है साख का परिभाषा परिचय। और 12 नंबर में है साख का आधार। और 13 नंबर में है प्रमुख साख पत्र। और 14 नंबर में है वही जो सभी जानते हैं, प्रमुख स्मरणीय तत्व। अब आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब इकाई 3 का जो पहला पॉइंट है उसकी ओर बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है आपका मुद्रा का परिभाषा परिचय। अभी अभी इस पर हमने काफी टाइम बर्बाद किए थे समझाने में, इसलिए बिना टाइम गवाए अब इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट कीजिए। मुद्रा उस वस्तु को कहा जाता है
मुद्रा उस वस्तु को कहा जाता है जो सर्वमान्य हो, जो सर्वमान्य हो, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। सरकार का तात्पर्य हम राजा भी दे सकते थे। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो और उससे विनिमय, विनिमय विनिमय मतलब होता है देन लेन, विनिमय का कार्य किया जाता हो। उसे मुद्रा कहा जाता है। एक बार फिर से मिला लीजिए इसको। मुद्रा उस वस्तु को कहा जाता है जो सर्वमान्य हो, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो और उससे विनिमय का कार्य किया जाता हो, तो उसे मुद्रा कहा जाता है। मेरे भाई ये तो मेरा अपना परिभाषा था। अब कुछ इकोनॉमिक्स के विद्वान भी इसे परिभाषित किया है, वो भी लिख लीजिए। सबसे पहले नेप साहब ने, जो इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े विद्वान है, उन्होंने भी मुद्रा के संबंध में कुछ अपना मत दिए हैं, देख लीजिए। देखिए नेप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है वह मुद्रा कहलाती है। अब मुद्रा पर एक और बहुत बड़े, वैसे तो बहुत सारे विद्वान ने अपना मत दिए हैं, लेकिन एक और बहुत बड़े विद्वान को हम लिखाने जा रहे हैं, वो है कोलबर्न। कोलबर्न के अनुसार, कोलबर्न के अनुसार, देखिए कोलबर्न के अनुसार लिखिए, मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। तो इस तरह से आपने मुद्रा क्या है उसको शायद समझ भी लिए और लिख भी लिए होगा। वैसे समय बहुत कम है, अगर इसमें किसी भी तरह का दिक्कत अभी भी आपको है फिर से बोलिए। भुगतान क्या हुआ? लिए गए कहीं से, अर्थात कहीं से लिए गए कर्ज या उधारी को जब हम देते हैं, रिटर्न करते हैं, तो वही भुगतान कहलाता है। और कोई विनिमय का सर? विनिमय का मतलब अभी हम बताए थे, विनिमय का मतलब होता है देन लेन, अर्थात कोई देना और उसके बदले में कुछ लेना। यही देने लेने की जो कार्य होती है उसी को विनिमय कहा जाता है। समय समाप्त हो रहा है, आज क्लास को यहीं पर रोकना पड़ेगा।